बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि एनएफ का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों में 4 करोड़ से जायद मालियत की 595.47 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। तालीमी इदारों में कार्रवाइयों के दौरान कराची में जिना रोड सदर के करीब मुल्जिम से 91 नशा आवर गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम का तालीमी इदारों के तुलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक दीगर कार्रवाइयों में जिला चागी के गैर आबाद इलाके से 520 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। पंचकोट से 10 किलोग्राम, चमन से 39 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। डीजी खान में टोनमी मोड़ के करीब कार में 86 और छुपाई गई 18 किलो चर्स बरामद। मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सखी सरवर रोड डीआई खान में टोनमी मोड़ के करीब मुल्जिम से 2 किलोग्राम आइस बरामद की गई। शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान के करीब मुल्जिम के कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कराची सराबगो टाउन के रिहायशी रिवायती मिसाली लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों को कहीं नहीं देखा जो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए खुद दुकानें, मार्केटें तोड़ रहे हैं। मेरी इनसे तवक्कुआत हैं ये कभी दोबारा इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। कराची सराबगो टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम ने तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हकड़ों से मजीद क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सराबगो टाउन में मौजूद हूँ। मेरा इस तरफ जो है UC3, UC4, UC5 का ये इलाके हैं। इस वक्त इस इलाके में ग्रैंड जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो हल्के के जो टाउन के जो चेयरमैन है लाला अब्दुल रहीम साहब, हम उनसे इस ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, कौन कौन से दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, कौन कौन से इलाकों में ऑपरेशन होगा, बताएं हमें कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है इस वक्त में पूरा पाकिस्तान में और पूरा कराची में, इस वक्त में सिंध में जहाँ पर तजावुजात है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन हमारा कराची से थोड़ा सा अलग है। हमारा ये हल्के की लोग है, हमारे वोटर है, यहाँ का रहायशी है, तो हम जाके उसको कहते हैं और वो ख़ुद तोड़ रहा है, जिसमें न पुलिस, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, न एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, कोई नहीं है। ये ख़ुद तोड़ रहे और ख़ुद बना रहे और बड़ी खुशी से अपने चीज़ों को पीछे कर दिया। यहाँ 50 साल में किसी ने नहीं किया। यहाँ रोडों पे रास्ता नहीं था। यहाँ का जो मैं कहता हूँ, यहाँ आवाम को हम शाबाश देता है। यहाँ के कारोबारी लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो वो ख़ुद इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और बड़ी खुशी से ख़त्म कर रहे हैं और ख़ुद ताउन कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। दोबारा इंक्रोचमेंट कायम हो गई तो इसके लिए क्या आपका राय है? इंशाल्लाह नहीं होगा। यहाँ के लोग जो है बड़ी रवायती लोग हैं। मेरे कभी इन लोगों से कभी ये तोक़ात नहीं है ये दोबारा कर लेंगे। ये बड़ी खुशी से कर रहे हैं। लोग तो वो करते हैं जो ज़बरदस्ती लोग हटवाए वो दोबारा आएंगे। इसको ने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये तो खुद हटा रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, मार्केटें तोड़ रहे हैं। तो ये एक मिसाली लोग हैं। मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान में सोरा बोर्ड की आवाम की मिसाल दे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खेल और नौजवान उमूर साइमा आगा ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से मुनक़िदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा साइमा आगा ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की अवामी खिदमात को सराहा, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी साइमा आगा ने इस मौके पर कहा है कि खेलों से नौजवानों में सेहतमंद मुकाबले का रुझान पैदा होता है और ये जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने नौजवानों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब दी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है और नौजवानों में खेलों के जज्बे को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर सदर PS 124 डॉक्टर ताहिर, सदर PS 123 आज़म दुरानी, पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वकार लोधी और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। रमजानुल मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना हो। बिजली और गैस के वफाकी महकमे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अवाम को परेशान न किया जाए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की रमजानुल मुबारक के दौरान बिजली गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अपने वीडियो पैगाम में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए कि इलेक्ट्रिक हैस्कोर सेपको अपने इंतजामात बेहतर करें। वज़ीर आज़म से अपील है कि रमज़ानुल मुबारक में गैस बंदिश न की जाए, बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कि इलेक्ट्रिक
ایسکو اور سیپکو کو وارن کرتے ہیں کہ سحری، افطاری اور عبادتوں کے ٹائم پر بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے تو سارے رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ گیس کی شارٹیج رمضان شریف کے مہینے میں نہ ہو۔ مارچ کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو سردیاں بھی نہیں ہیں جس طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور سحری پہ، افطاری پہ اور دیگر جو ٹائمنگ ہے، تو اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور رمضان شریف میں ان چیزوں کو اور ان محکموں کو پابند کیا جائے تاکہ یہ تکلیف جو ہے وہ لوگوں کو نہ ہو۔ اور دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اہم اجلاس، جس میں کانٹیکٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کے منصوبوں کی بروقت تعمیل اور حکومتی اقدامات کی مؤثر تشہیر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سندھ کی ترجمان سمیتا افضل سعید، سیکریٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن، سلیم خان، ڈائریکٹر پی این ڈی معز پیرزادہ، ڈائریکٹر الیکٹرانک میڈیا عزیز ہکڑو اور ڈائریکٹر فلمز حزب اللہ میمن نے شرکت کی ہے۔ جبکہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اجلاس میں پروڈکشن کے لیے مواد کی تیاری اور کانٹیکٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کے منظور شدہ منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ کے ان اقدامات کا مقصد سینما انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، نئے ٹیلنٹ کو مواقع فراہم کرنا اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ تمام منصوبے دی گئی مدت میں مکمل کیے جائیں اور کسی غیر ضروری تاخیر سے گریز کیا جائے۔ یہ منصوبے عوام میں آگاہی پیدا کرنے اور حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں، جنہیں اعلیٰ معیار اور شفافیت کے ساتھ مکمل کرنا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں سحری اور افطار کے وقت گیس کے کم پریشر اور عدم فراہمی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وقار مہدی کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی پہلے ہی روزے اپنے جاری کردہ شیڈول پر عمل درآمد میں ناکام ہو گئی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کی عدم دستیابی اور کم پریشر کی مسلسل شکایات موصول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو سحری اور افطار کی تیاری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ 71% گیس پیدا کرتا ہے، لیکن عوام اپنے ہی صوبے میں اس سہولت سے محروم ہیں، جس کی ذمہ داری وفاقی وزارت پیٹرولیم اور سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی پر عائد ہوتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو 21,859 چالان جاری کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شہر میں ٹریفک قوانین کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے اور ان کی خلاف ورزیوں کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترجمان ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ دوران سفر ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ سندھ سیکریٹریٹ میں صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھارجو کی صدارت اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری صنعت و تجارت محمد یاسین چربلوچ، ایم ڈی سائٹ عارف زیدی، ایم ڈی سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ثروت فہیم سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں سائٹ کی 9، سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی 11 اور پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ کی 1 اسکیم کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھارجو نے ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے تحت قائم زونز کے گرد 4 دیواری بنانے کی بھی ہدایت دی۔ مزید برآں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں معیار اور شفافیت برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام کی کارروائی، 24 ممالک کے 44 مسافر آف لوڈ کر دیے گئے ہیں۔ آف لوڈ ہونے والوں میں امریکی شہری سمیت مختلف ملکوں کے افراد شامل ہیں۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق امریکی اور میانمار کے شہری پاکستانی ویزا ختم ہونے کے باعث وطن واپسی کے دوران آف لوڈ کیے گئے۔ امارات، مالدیپ، تنزانیہ، ازبکستان، سعودیہ اور زمبابوے کے 6 ورک ویزا ہولڈرز، جبکہ بحرین، ہانگ کانگ، آذربائیجان اور تنزانیہ کے 9 وزٹ ویزا ہولڈرز مسافر بھی آف لوڈ کر دیے گئے۔
मजीद 6 मुसाफिर बहरीन कीनिया विजिट वीज़ों पर सफ़र करने से रोक दिए गए। इराक, मेडागास्कर, फिलिपाइन, कंबोडिया और इंडोनेशिया के विजिट वीज़ों पर सफ़र करने वाले 10 मुसाफिरों को भी ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमारात और बोस्टवाना के रिहायशी वीज़ों के 2 मुसाफिर, उम्रे के 5 ज़ायरीन को कोरिया, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के स्टडी वीज़े के 3 मुसाफिरों को भी सफ़र से रोक दिया गया है। कराची के इलाके बोट बेसन पर शहरी पर तशद्दुद के मामले में पेशरफ्त हुई है। DIG साउथ असद रजा ने शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। खत में बलूचिस्तान हुकूमत से राबते की सिफारिश की गई है ताकि मुलजिम की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जा सके। DIG साउथ के मुताबिक शाहजैन मरी ने 19 फरवरी को अपने गार्ड्स के हमरा शहरी पर तशद्दुद किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। ताहम शाहजैन मरी वाक़े के बाद बलूचिस्तान फरार हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम का आबाई ताल्लुक कोहिलू से है। DIG साउथ ने खत में कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत को हिदायत दी जाए कि वो शाहजैन मरी को गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले किया जाए ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का कराची सेंट्रल जेल का अचानक दौरा। बच्चा जेल और विमेन जेल का भी मुआयना किया, जबकि कैदियों से भी मुलाकातें की हैं। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने जेल के किचन का दौरा किया और कैदियों के लिए सहरी के खाने को टेस्ट किया। इसी दौरान उन्होंने जेल इंतजामिया को अफ्तारी और सहरी में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत जारी कर दी, जबकि वजीर जेल ने अस्पताल का भी मुआयना किया है और कैदी मरीजों की इयादत की है, इलाज और मुआलजा की सहूलतों को जायजा लिया और ज़रूरी बेहतरी की हिदायत दी है। अली हसन जरदारी का मजीद कहना था कि सिंध के तमाम जेलों का दौरा किया जाएगा और कैदियों को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जेलों में सफाई सुथराई यकीनी बनाई जाए और कैदियों को इंसान दोस्त माहौल फराहम किया जाए ताकि वो जेल में रहते हुए बेहतर और इसके अलावा हुनर सीख सकें। उन्होंने आज़म जाहिर किया है कि पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक अवाम की खिदमत जारी रखी जाएगी। और अब आपको बताएं कि महंगाई के बायस फल अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। माह रमजान मुबारक आते ही मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कमर कस ली है। रोजाना की बुनियाद पर फूड की कीमतों में इजाफा किया जाने लगा है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक की आमद होते ही फल फरोख्त करने वालों ने भरपूर सीजन कमाने के लिए कीमतों में इजाफा कर दिया। कराची के इलाके सदर में वाक़े फ्रूट मार्केट में सेब 350 से 400 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। केला 250 रुपए दर्जन, जबकि खरबूजा और गर्मा 200 रुपए किलो हो गया और तरबूज 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि अब फल गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। 3 किलो 100 रुपए का और इधर जो है 1 किलो 100 रुपए का दे रहे। जुल्म है यार, ये तरबूज मीठा वाला पहुंच से बाहर है, गरीब की पहुंच से इस वक्त बाहर है। ये 130 रुपए, ये 120 रुपए, आम आदमी रोजमर्रा वाला दिहाड़ीदार कहाँ जाएगा। हमेशा की तरह फल फरोश का कहना था कि फल इन्हें पीछे मंडी से महंगा मिलता है, इंतजामिया पहले मंडी में कार्रवाई करे। मंडी में इतनी आग लगी हुई है कि आपको क्या बताएं। पहले 80 रुपए किलो, 150 का 2 किलो, 50 रुपए किलो खरबूजा बेच रहे थे। उस टाइम 1200-1300 रुपये मन मिल रहा था, अभी 4000-3500 रुपये मन खरबूजा है। चीज़ें मंडी से ही महंगे हैं, शहरी भी बेफजूल रो रहे हैं। खरबूजा 100-120 रुपये 80 रुपये किलो है, फिर भी कह रहे हैं महंगा है। फिर इससे सस्ता क्या खाएंगे वो। शहरी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल टीमों की मुजरमाना खामोशी की वजह से माह रमजान में शहरियों को मुनाफाखोरों के जरिए दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हुकूमती इदारों की बहसी अवाम महंगे फ्रूट की शिकायत करते नजर आ रही है, तो वहीं दुकानदार भी पीछे से माल महंगे मिलने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रुखसार पैक के साथ शायान अली, 5 न्यूज़ कराची। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।
اور اب آپ کو بتائیں کہ عیسیٰ لیبارٹریز کے سی ای او پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کھیلوں کے ذریعے پاکستان کے سافٹ امیج اور کھیلوں کی دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال کرنے کے لیے ہمیں مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ حالیہ چیمپئن ٹرافی کے کامیاب انعقاد سے ملک میں انٹرنیشنل سپورٹس کی بحالی کی راہیں مزید ہموار ہوں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی میں پاور پلے سپورٹس کے زیر اہتمام 27ویں دانش ٹرافی رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کامبیکس اسپورٹس کے جنرل مینیجر زبیر ماچا، ڈیم انٹرپرائزز کے سی ای او امین مرچنٹ، سید فاؤنڈیشن کے صدر سید وسیم ہاشمی، پاور پلے سپورٹس کے ڈائریکٹر سعد آصف، زون 3 کے سیکرٹری افضل قریشی اور ٹورنامنٹ سیکرٹری عباس نواز بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں ہم نے پاکستان میں کھیلوں کا سنہرا دور دیکھا اور پاکستان بیک وقت کرکٹ، ہاکی، سنوکر اور اسکواش کا ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہے۔ تاہم کھیل میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہمیشہ کوئی نمبر 1 نہیں رہتا، تاہم بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ بعد ازاں ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں کے جی اے جم خانہ نے ٹپال کرکٹ کلب کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی گون ایسوسی ایشن گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں ٹپال کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنائے۔ عمر خان نے 18 گیندوں پر 52 رنز، محمد منان نے 19 اور عباد نے 15 رنز بنائے۔ کے جی اے کی جانب سے امت روی نے 3 اور ڈومینک نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں کے جی اے جم خانہ کے اوپنر نے جارحانہ انداز سے اپنی اننگ آغاز کیا۔ رام روی نے صرف 17 گیندوں پر 3 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 52 رنز بنائے۔ امت روی نے 22 گیندوں پر 42 رنز اور ابھیجیت نے 9 گیندوں پر 16 رنز بنائے۔ ٹپال کی جانب سے شایان نے 32 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی۔ عیسیٰ لیبارٹری کے سی ای او پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے بال کو ہٹ لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اور سابق کپتان اور فاسٹ بالر وسیم اکرم کا قومی ٹیم میں تبدیلیوں پر زور، کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم بہت برا کھیلی، آگے بڑھنا ہے اور نوجوان لڑکوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ پہلے سے پتا تھا کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس یہی ہوگی، اس کارکردگی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ٹیم میں 2-3 تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ سب کو ہے، انکلوڈنگ اس، انکلوڈنگ ایوری پاکستانی، انکلوڈنگ یو گائز، بٹ اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم۔ اٹ واز آن دا کارڈز، یہ کارڈز پہ تھا، یہ نہیں کہ ایک دم کوئی شوق ہوا ہے سب کو، بٹ آئی سپوز اب جو بھی فیوچر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی تھوڑی پیشنس دکھانی پڑے گی۔ میں سن رہا ہوں ادھر ادھر سے کہ وہ کچھ ینگ لڑکے لانا چاہ رہے ہیں، اگر وہ لاتے ہیں تو اگر اب اسٹریٹ میں نہیں جیتیں گے ہم۔ سو پیشنس، صبر بڑا ضروری ہے۔ اگر ینگ لڑکے 2-4 آتے ہیں ٹیم میں، ان کو لمبا 1 سال سپورٹ کریں تاکہ 2026 کی ہماری ٹیم بنے۔ سو اب جو چیز ہو گئی ہے اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور بیڈ لک کہہ سکتے ہیں۔ وی ہیو ٹو موو آن ویری کوئکلی۔ اب ان پہ پروگرام کرنا بند کر دیں، اب ان کو چھوڑ دیں، ہوگی جو بات پروگرامنگ ہوگی ہم نے کر لی۔ لیٹس موو آن ٹو فیوچر کے پاکستان میں فیوچر اگلے سال کی ٹیم کیسے بنا رہی ہے، اس سے پہلے ایشیا کپ بھی ہے T20 کا، تو اس کے لیے ابھی سے سوچنا پڑے گا۔ آئی سی سی لاجسٹک پارٹنر کا پاکستان کو اپنی طرز کے پہلے موبائل چینجنگ روم کا عطیہ۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے تقریب ہوئی، جس میں اس اقدام کے تحت 40 باصلاحیت بچوں میں کٹس تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں سابق کپتان وسیم اکرم، پی سی بی کے ڈائریکٹر اکیڈمیز ندیم خان، نیشنل اسٹیڈیم کے جنرل مینیجر ارشد خان اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر چینجنگ روم سے آراستہ منفرد کنٹینر کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر وسیم اکرم بچوں میں گھل مل گئے، ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ نے غیر ملکی قرض و امداد کے اشتراک سے رواں مالی سال میں 16 محکموں کے 38 اہم منصوبوں کے لیے 1 خرب 86 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس میں سے 1 خرب 39 ارب روپے کے منصوبے گزشتہ مالی سال کے ہیں، جبکہ غیر ملکی امداد و قرض کے
3 खरब 34 अरब रुपए के मंसूबे शामिल हैं, जिसमें हुकूमत सिंध का 80 अरब 46 करोड़ रुपए का शेयर है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइट से। शकील नाइट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत सिंध ने गैर मुल्की कर्ज व इमदाद के इश्तराक से रवा माली साल में 16 महकमों के 38 अहम मनसूबों के लिए 1 खरब 86 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। इसमें से 1 खरब 39 अरब रुपए के मनसूबे गुज़िश्ता माली साल के हैं, जबकि गैर मुल्की इमदाद और कर्ज के 3 खरब 34 अरब रुपए के मनसूबे शामिल हैं, जिसमें हुकूमत सिंध का शेयर 46 अरब 80 करोड़ रुपए है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। शकील नाइट, आपको आवाज़ आ रही है? हुकूमत सिंध ने गैर मुल्की कर्ज व इमदाद के इश्तराक से रवा माली साल में 16 महकमों के 38 अहम मनसूबों के लिए 1 खरब 86 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। शकील नाइट, आपको आवाज आ रही है तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी जी, हुकूमत सिंध ने गैर मुल्की जो इमदाद कर्ज है उसकी मद में 16 सूबाई महकमों के 38 मनसूबों के लिए 1 खरब 86 अरब रुपए का तखमीना लगाया, जिसमें से 1 खरब 39 अरब रुपए के मनसूबे जो गुज़िश्ता माली साल के रवा माली साल में मुंतकिल हुए। गैर मुल्की इमदाद और कर्जों की मद में 3 खरब 34 अरब रुपए इन मनसूबे में शामिल है। इसमें हुकूमत सिंध का शेयर 46 अरब 80 करोड़ है। मजमूई तौर पर इन तरक्याती मनसूबों पर 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब तक 2 खरब 11 अरब रुपए जारी कर दिए गए। गैर मुल्की इमदाद कर्ज के 1 खरब 79 अरब रुपए शामिल है, जबकि हुकूमत सिंध ने अपने शेयर से 32 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। इस वक्त तक 1 खरब 34 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें गैर मुल्की इमदाद कर्ज की रकम अभी तक खर्च नहीं की जा सकी। हुकूमत सिंध ने अपने शेयर से 23 अरब 63 करोड़ रुपए खर्च भी कर लिए हैं। जी शकील नाइट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई है। मुलजिमान की रोजाना आमदन करोड़ों रुपए थी। मुलजिम खुद भी नशा करता था। मुलजिम ने बंगले में कॉल सेंटर खोल रखा था, जबकि मुलजिम के 35 से जायद जाती मुहाफिज भी थे। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद करके जख्मी किया, फिर गाड़ी में ले जाकर आग लगा दी। जबकि इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान और मुस्तफा का न्यू ईयर नाइट के अगले रोज झगड़ा हुआ। इससे पहले जुमा नामी लड़की को अरमगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया और जख्मी रुमा को धमकियां देकर घर भेजा। 6 जनवरी रात 9 बजे मुस्तफा अरमगान के बंगले पर आया। झगड़ा होने पर उसे भी लोहे की राड से मारा। अरमगान और शिराज ने मुस्तफा के कपड़े भी उतारे। सफेद चादर से मुस्तफा के हाथ पांव बांधे। मुलजमान ने मुस्तफा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। 2 मुलाजमीन से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने का कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा की गाड़ी में पेट्रोल न होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल का गैलन साथ लिया। मुस्तफा का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंका। रात 4:30 बजे हब पहुंचकर गाड़ी को आग लगा दी। हब से कराची के लिए पैदल निकले। नाश्ते के लिए होटल पर रुके। होटल वाले ने गन देखी तो होटल से निकल गए। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज बाद मुस्तफा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। अरमगान के मुताबिक मुस्तफा 6 जनवरी की रात नोमान नामी दोस्त को बताकर उसके पास आया था। मुस्तफा की वालदा के शक होने पर अरमगान और शिराज इस्लामाबाद चले गए। अरमगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 रोज पहले कराची पहुंचा। सीसीटीवी कैमरे में देखकर मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। काफी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की निशानदेही पर छुपाया गया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम बंगले में कॉल सेंटर चलाता था। 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते थे। शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे। बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे।
बैरून मुल्क से मनशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम ने अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम अरमगान ने जमानत करवा ली थी। मुलजिम के खिलाफ थाना गिदरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोर्ड बेसन में भी मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। मुलजिम मनशियात का इस्तेमाल खुद भी करता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम शिराज अदालत में एतराफ़ी बयान से मुकर गया। अदालत में दिए गए बयान में कहा कि उसे एतराफ़ी बयान लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर केस में पुलिस ने इतराफ़ी बयान के लिए मुलजिम शहराज को अदालत में पेश किया तो मुलजिम ने इतराफ़ी बयान से इनकार कर दिया। अपने बयान में शहराज ने कहा कि इस केस का गवाह हूँ, मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुलजिम शहराज ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेशी के मौके पर बयान में कहा कि मुझे कहा गया है कि इतराफ़ करोगे तो कम सजा मिलेगी। मुलजिम के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुलजिम शहराज के इतराफ़ी बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुकदमे में शरीक मुलजिम साहिर हसन के वालिद साजिद हसन ने भी पुलिस की कोताही और गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत की और कहा कि पुलिस दबाव डालकर लोगों को इस मामले में मुलव्विस कर रही है। उनका कहना था कि पुलिस ने बगैर किसी सर्च वारंट के उनके बेटे साहिर हसन को 5 बजे घर से उठाया। इस दौरान 12 घंटे उनका बेटा कहाँ रहा कुछ पता नहीं। साजिद हसन ने मजीद कहा कि इस केस में पुलिस अभी तक मुस्तफ़ा का कत्ल साबित नहीं कर सकी, लेकिन उनके बेटे को सिर्फ मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उनका बेटा कातिल हो, जबकि साहिर का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से अपील की कि मामले की दुरुस्त इंक्वायरी करवाई जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।